आज से लगभग 26 साल पहले हमारे देश में एक भयानक दुर्घटना हुई थी। आप में से बहुत लोगों का उस समय जन्म भी न हुआ होगा। शायद कुछ लोगों ने किसी न्यूज समाचार या फिर किसी बूढ़े बुजुर्गों से इस हादसे के बारे में सुना हो। बात है 12 नवंबर 1996 की। उस शाम को सऊदी एयरलाइंस की एक उड़ान ने हमेशा की तरह दिल्ली हवाई अड्डे से आसमान की ओर उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था और हवा भी बिल्कुल शांत और कोई भी ऐसा संकेत नहीं था कि जिससे पता चल सकता कि कुछ ही पल में हजारों फीट की ऊंचाई पर लगभग 350 यात्रियों सहित ये सऊदी एयरलाइंस का विमान बोइंग 747 चकनाचूर हो जाएगा और सभी 350 यात्री पल भर में मारे जाएंगे। इस हादसे के क्या कारण थे, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल कजाकिस्तान का एक चार्टर्ड एरोप्लेन इल्यूशन 2 और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747, यह दोनों विमान सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों विमानों की आपस में रात के अंधेरे में जबरदस्त टक्कर होने के बाद इन दोनों एरोप्लेनों में आग लग गई थी और यह दोनों विमान आग का गोला बन गए। ये आग के गोले दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के चरखी दादरी गांव में गिरे थे। इस दुर्घटना में 8 देशों के कुल 351 लोग मारे गए थे, जिनमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य थे और कजाकिस्तान के विमान में 32 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य शामिल थे। इस दुर्घटना में मरने वाले 331 लोग भारतीय थे, 18 सऊदी अरब के, 9 नेपाल के, 3 पाकिस्तानी, 2 अमेरिकी नागरिक और 1 नागरिक ब्रिटिश का और 1 नागरिक बांग्लादेश का था। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 कुछ ही मिनटों में दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हुए 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था और इसने दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से और भी ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन दिल्ली की ATC ने उसे उसी ऊंचाई पर रहने का निर्देश दिया, क्योंकि कजाकिस्तान का एक चार्टर्ड विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दिल्ली में टेक ऑफ करने वाला था। इस विमान को किर्गिस्तान के कुछ व्यापारियों ने कजाकिस्तान की कंपनी से बुक करके दिल्ली आ रहे थे, जो आने वाली सर्दियों के लिए सस्ते कपड़े और ऊन खरीदने के लिए आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे यह ATC क्या है। दोस्तों, ATC का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC का काम होता है एयरपोर्ट पर सभी आने वाले और जाने वाले एरोप्लेन को गाइड करना और उनको दिशा निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, किस विमान को टेक ऑफ करना है और कब किसको एयरपोर्ट से लैंडिंग करवाना है। और कभी कभी एयरपोर्ट में ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण रनवे खाली नहीं रहता है, तो एयरपोर्ट पर आने वाली फ़्लाइट को आसमान पर ही होल्ड करके रखते हैं और एयरपोर्ट पर ही एरोप्लेन चक्कर लगाते रहते हैं जब तक कि एयरपोर्ट पर ATC उन्हें इजाज़त ना दे लैंडिंग करने की। उन दिनों दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे 1 वे था, यानी आने वाली फ़्लाइट और जाने वाली फ़्लाइट सभी एक ही रनवे से उड़ान भरती थी। दूसरा विमान सऊदी अरब का था। इस विमान में ज़्यादातर भारतीय मजदूर थे जो सऊदी अरब में तेज़ी से बढ़ते कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने जा रहे थे। अब आप यह जान लीजिए कि एक विमान 15,000 की ऊंचाई पर है और दूसरा विमान 14,000 की ऊंचाई पर है। दोनों विमान उड़ रहे हैं और दोनों विमान यदि एक ही ऊंचाई पर आ जाएंगे तो इन दोनों में टक्कर हो जाएगी। एक विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना है तो दूसरे विमान को दिल्ली से उड़कर सऊदी अरब के रियाद जाना है और इन दोनों विमानों के बीच में 1000 फीट का वर्टिकल गैप होना चाहिए। अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर या नीचे से निकलता है और 1000 फीट का गैप रहता है तो विमान
आपस में नहीं लड़ेंगे। इसीलिए दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे एटीसी के कंट्रोलर ने दोनों एरोप्लेन के पायलटों को कहा कि वह अपनी अपनी पोजीशन पर ही रहें, मगर ऐसा हो ना पाया। कजाकिस्तान का पायलट एरोप्लेन को 15,000 की ऊंचाई से 14,000 फुट की ऊंचाई पर ले आया, यानी 1,000 फुट नीचे, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों प्लेनों की आसमान में रात के अंधेरे में जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से 8 मिनट की दूरी पर एक अमेरिकी वायुसेना का एक विमान पाकिस्तान के इस्लामाबाद से अमेरिकी दूतावास का सामान लेकर दिल्ली आ रहा था। उसने दोनों एरोप्लेन के टकराने के 2 मिनट बाद अमेरिकी एरोप्लेन के पायलट ने दिल्ली एटीसी को सूचना दी कि उसने एक आग का बड़ा गोला देखा है जो कुछ ही पल में जमीन पर 2 अलग अलग दिशाओं में गिरे हुए हैं। एटीसी ने तुरंत दोनों विमानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर है कि बहुत देर हो चुकी थी। इसके 1 मिनट बाद फिर अमेरिकी विमान ने दोबारा एटीसी से इस खबर की पुष्टि की कि अमेरिकी पायलट ने पहले इसे बिजली चमकने की कोई घटना समझा था, लेकिन अमेरिकी पायलट ने दूसरी बार दिल्ली एयरपोर्ट की एटीसी को स्पष्ट रूप में कहा कि हमें इस समय आपके उत्तर पश्चिम में लगभग 44 मील दूर दाईं ओर 2 आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। बाद में चरखी दादरी के गांव वालों ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में आसमान के ऊपर से आग के गोले गिरते और नीचे से काला धुआं उठते हुए देखा। पहले तो एक खतरनाक आवाज आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए, हर तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए। गांव के लोग रात के अंधेरे में बहुत दहशत में हो गए। लोग इसे भूकंप समझकर डर कर अपने घरों से बाहर निकल आए, मगर जब ये पता चला कि ये विमान है तो लोग आग और धुएं की तरफ खेतों में दौड़ पड़े, क्योंकि दोनों विमान गांव के बाहर एक खेत में गिरे थे। गांव वालों का मानना था कि सऊदी पायलट ने गांव को बचाने की कोशिश की थी और विमान को खेत की तरफ ले गए थे, क्योंकि अगर दोनों एरोप्लेन गांव के ऊपर क्रैश करते तो गांव की और भी बहुत से लोगों की जान जाती और भारी तबाही मच जाती। हालांकि तबाही तो वैसे भी मच गई थी। जांच में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पायलट ने प्लेन को गांव से बाहर ले जाने की कोशिश की। तो अब जान लेते हैं इस हादसे के मूल कारण क्या थे। इस हादसे के बाद अटकलों का दौर जारी था। कुछ लोगों ने विमान के उपकरण में अचानक खराबी को दुर्घटना की वजह बताया, किसी ने दिल्ली एटीसी के उपकरण को आउटडेटेड कहा, तो कुछ लोगों ने पायलटों को दोषी ठहराया। मगर जब एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स की जांच करने की बारी आई तो कजाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस ब्लैक बॉक्स को और वॉइस डाटा रिकॉर्डर को भारत में खोलने के लिए सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि भारत में इतनी अच्छी लैब नहीं है कि अच्छी तरह से पता चल सके कि दोनों प्लेन किस कारण क्रैश हुए। आखिरकार यह फैसला हुआ कि कजाकिस्तान एयरलाइंस अपने ब्लैक बॉक्स की जांच मॉस्को यानी रूस की एक लैब में कराएगी और सऊदी एयरलाइंस अपने ब्लैक बॉक्स को ब्रिटेन की एक लैब में कराएगा। भारत के जांच अधिकारी घटना स्थल का दौरा करने और एटीसी के स्टाफ से मुलाकात करने के बाद और ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला। नंबर 1, विमानों के टकराने का मूल कारण कजाकिस्तान के विमान का एटीसी के बिना अनुमति के 15,000 फुट की ऊंचाई से 1,000 फुट नीचे आना, क्योंकि 14,000 फुट की ऊंचाई पर सऊदी अरब का विमान उड़ रहा था। नंबर 2, कजाकिस्तान के पायलट को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कम था। नंबर 3, नई दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे 1 वे था, यानी एरोप्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग एक ही रनवे पर होता था। आजकल एयरपोर्ट लगभग 2 रनवे होते हैं, एक से फ्लाइट लैंडिंग करती है तो दूसरे रनवे से फ्लाइट टेक ऑफ करती है। नंबर 4, रडार। आमतौर पर इस समय 2 तरह के रडार होते हैं, प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार का काम प्लेन की दूरी को बताता है, कौन सा प्लेन दूसरे प्लेन से कितनी दूर पर उड़ रहा है, और सेकेंडरी रडार प्लेन की ऊंचाई को बताता है कि एक प्लेन दूसरे प्लेन से कितने नीचे या फिर कितने ऊपर उड़ रहा है। उस समय भारत में सिर्फ प्राइमरी ही रडार पर काम होता था। सेकेंडरी रडार अगर होता तो दोनों प्लेन की ऊंचाइयों का पायलट को अपने आप पता चल जाता या फिर एटीसी उन्हें सूचित कर देता और शायद यह हादसा ना होता। इन हादसों के बाद सभी देशों के एयरपोर्ट ने 2 वे रनवे बनाने लगे।
और सेकेंडरी रडार को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया और सभी इंटरनेशनल एरोप्लेन पायलट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अनिवार्य कर दिया गया। इस दुर्घटना के वर्षों बाद भी इस तरह विमानों का हवा में टकराना हम सभी को अचंभा लगता है और एक अविश्वसनीय घटना लगती है, लेकिन 349 लोगों की मौत अंतिम सच है, कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने दुर्घटना में अपने किसी करीबी को खो दिया था। इस हादसे में बहुत से लोग मारे गए, कुछ बच्चे अनाथ हो गए, कुछ औरतों का मांग का सिंदूर उजड़ गया और उन्हें अपने मरने वाले पति के भाई से शादी करनी पड़ी। कुछ लोगों को अपना बचपना खोना पड़ा और कम उम्र में रोजगार तलाश करना पड़ा और कुछ लोगों को अपनी किताबों की कुर्बानी देनी पड़ी। तो दोस्तों, यह रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, और दोनों में कुछ नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे और भी इससे अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।